वेलकम बैक टू पिकनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। और आज के अमेजिंग पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट है अश्विक निरंजन। हाँ, जो आपके ड्रीम्स है कि हाँ मुझे नीट क्लियर करना है, नीट यूजी क्लियर करना है और एमबीबीएस करना है। तो आज हमारे साथ है अश्विक निरंजन, जिन्होंने नीट यूजी 2025 में ऑल इंडिया रैंक 1 to 4, हाँ 124 रैंक हासिल किया है। जो एग्जाम बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगा था नीट 2025 में, उस एग्जाम में 124 रैंक लाना, और क्या स्ट्रेटेजी थी और कैसे वो मॉक टेस्ट में अपियर करते थे और उससे पहले की लाइफ जर्नी कैसी थी, एकेडमिक्स कैसे थे, सब जानेंगे। और कैसे स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके आप भी टॉप रैंक्स ला सकते हो, ऑल इंडिया रैंक अंडर 200, अंडर 100 रैंक ला सकते हो नीट 2027 या फिर अदर नीट 2028 में। तो ये सब जानेंगे। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए अश्विक निरंजन। हेलो, मजा आएगा आपसे बात करके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एकदम स्टार्टिंग से कि एक तो टॉप रैंक आपने लाया है, तो सबसे पहले एकदम उससे भी बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि आपकी चाइल्डहुड जर्नी कैसे रहा। जब हम 10th से पहले की बातें करते हैं, एकेडमिक्स कैसे थे उस समय? मैंने अपनी स्कूलिंग सेंट माइकल्स हाई स्कूल से की है, पटना। तो ठीक थी, कुछ खास तो नहीं, बट क्लास में ठीक ठाक स्कोर्स भी रहते थे, हम मस्ती भी करते थे, एंजॉय की अपनी स्कूल लाइफ 10th तक। थोड़ी बहुत और पढ़ भी लेते थे ओलंपियाड्स वगैरह के लिए भी, और हाँ बढ़िया था इसी तरह से। तो आप 10th से पहले भी एकेडमिक्स बहुत अच्छी थी आपकी? 10th से पहले उस समय कितना रोल था एक पेरेंट्स का? जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था मेरे को कि आप पटना से बिलोंग करते हो, इन्वायरमेंट का कितना रोल था, पेरेंट्स का कितना रोल था, और 10th से पहले बात करें तो टीचर्स का कितना रोल था, फ्रेंड्स का कितना रोल था? पेरेंट्स का तो सेंट्रल रोल रहता है किसी चाइल्ड के ओरिएंटेशन में, कि वो ज़िंदगी में क्या चीज़ों को प्रायोरिटी मिले, वो उसके घर के कंडीशनिंग के पे डिपेंड करता है। क्या रिसोर्सेज उसके पेरेंट्स उसे प्रोवाइड कर पाते हैं, अलॉट ऑफ इस पे डिपेंड करता है कि वो बच्चा अलॉट कितना परफॉर्म कर सकता है, काफ़ी हद तक। फिर स्कूलिंग एक अच्छा स्कूल था, तो उधर एक अच्छा आपको कंडीशनिंग मिलता है, हाउ यू ग्रो अप एज एन एडल्ट। फ्रेंड सर्कल डिपेंड करता है कि आप आपको कितना कॉम्पिटिटिव मिल रहा है, आपको आपके फ्रेंड्स का क्या माइंडसेट है, उनसे आपको सीखने को मिलता है। कुछ हद तक आपके फ्रेंड्स आपको इंस्पायर भी करते हैं। तो एक अच्छा फ्रेंड सर्कल भी मेरे ख्याल से रहा है अभी तक। स्टार्टिंग में जो आपकी स्कूलिंग हुई वो एक बिहार से हुई? हाँ, स्कूलिंग मेरी 10th तक बिहार से थी। तो क्या बिहार बोर्ड में पढ़ते थे या फिर सीबीएसई थी स्टार्टिंग से? CBSE। सीबीएसई से थी। तो जब हम आप 10th तक की बात करते हैं, तो आपने बताया कि आपने ओलंपियाड्स के लिए भी अपियर किए थे 10th तक। तो कौन कौन से ओलंपियाड्स को एक्सप्लोर किया था आपने उस समय? ओलंपियाड्स वही जो नॉर्मल स्कूल लेवल होते थे, SOF के जो NSO IMOs होते थे, थोड़ी बहुत NSTSC वगैरह होता था एक, थोड़ा जो गवर्नमेंट के ओलंपियाड्स 10th में बायो वगैरह मैंने दे दिया था, NSEB। और बाकी NTSC तो हुआ नहीं था हमारे समय पे, नहीं तो वो उसके लिए भी थोड़ा प्रिपेयर कर ही रहा था। उसके बाद 10th तक का क्या मतलब परसेंटेज था? और उस समय 10th में बोले तो एक एकेडमिक्स के अलावा क्या मतलब स्पोर्ट्स भी खेलते थे 10th से पहले? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल 10th में मेरा परसेंटेज 94.2% के आसपास था। और फिर एकेडमिक्स से रिलेटेड काफ़ी कुछ किया है मैंने मिडिल स्कूल में, जैसे बच्चे खेलते हैं क्रिकेट वगैरह, बैडमिंटन मैंने अच्छा खेलता था, तो इन सब ट्राई किया, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, लाइक हाँ मतलब मैं एक्टिव था स्पोर्ट्स में काफ़ी हद तक। फिर मेरा कुछ हद तक छोटा था 10th पहुँचते तक। तो जब आप 10th टू 11th मूव कर रहे थे, तो आपको पहले से डिसाइडेड था, मतलब कब डिसाइड किया था कि मुझे पीसीबी ही लेना है
और मतलब नीट की प्रिपरेशन की तरफ जाना है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं वो प्रिफर करते हैं जब टॉप मतलब एकेडमिक्स अच्छी होती है कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, आईटी क्रैक करना है, तो उस समय आपने ये डिसीजन कैसे लिया? ये डिसीजन का बेसिस एक तो ये था कि मेरे को बायोलॉजी ज़्यादा पसंद आ रही थी, ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, मेरे को लग रहा था कि आई कैन डू बेटर अगर मैं ये लूँ, ये स्ट्रीम लूँ। दूसरा कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, तो उसका भी एक फ़र्क पड़ता है कि हाउ फाइनेंशियली स्टेबल कैन यू बिकम एज एन एडल्ट। तीसरा कि हाँ मतलब एज अ प्रोफेशन भी मेरे को कुछ हद तक बेटर लगता है मेडिसिन, हाउ एज कि तुम सोसाइटी को कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो, कितना तुम सेटिस्फाइड हो सकते हो अपने ज़िंदगी से। तो मतलब बायो आप बात करें तो मतलब जो फैमिली में पहले भी कोई डॉक्टर था, और क्या किसी ने पहले से नीट की प्रिपरेशन की थी? डॉक्टर्स हैं मेरे फैमिली, मेरे पेरेंट्स हैं, कुछ ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, और भी रिलेटिव्स हैं, उनके भाई बहन कुछ कुछ। और लाइक नीट की प्रिपरेशन तो हाल मेरे क्लोज रिलेटिव्स में हाल फिलहाल में तो कोई नहीं किए थे। एक कज़न थी 10 साल पहले, बाकी अब पेरेंट्स अपने अपने टाइम पे क्रैक किया था उनका पीएमटीज। तो मतलब ऐसा कोई इंस्टेंट रिलेटिव में तो बहुत ज़्यादा गाइडेंस नहीं था, बट अब वो टाइम आ गया था कि यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस आ गए थे, टीचर्स अच्छा गाइड कर देते थे, तो ऐसा कोई उसका बहुत कमी मेरे को महसूस नहीं हुई। तो जब आपको कब पता चला था कि एक नीट करके एग्जाम होता है जिसे क्रैक करने के बाद हम एमबीबीएस सीट्स अलॉट होती है एम्स में या फिर टॉप मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया में आपको मेडिकल सीट अलॉट होती है, नीट एग्जाम होता है, टफनेस होती है, ये आपको कौन सी क्लास में पता चला था नीट एग्जाम? एग्जैक्टली मैं 9th के आसपास बोलूँगा। उससे पहले कुछ तो आइडिया था, कुछ तो होता ही होगा कि एमबीबीएस किसी के बेसिस से मिले, उतना मेरे को उतना खास आइडिया नहीं था 9th से लगा। और किससे इंस्पिरेशन था कि मुझे भी एमबीबीएस ही करना है? अपने पेरेंट्स के फ्रेंड्स, और भी कुछ हद तक ऐसे ही सोशल मीडिया में यूट्यूब वगैरह से कुछ हद तक, अ, बाकी जैसे ऐसा कुछ खास नहीं है मतलब। तो अगर हम बात करें कि आपने बताया आपकी पीछे 10th से पहले की जर्नी के बारे में, तो 11th में जैसे आप आए आपने बताया था कि आप कोटा मूव करिए एलएन कोटा। सबसे पहले सवाल, आप कोटा क्यों गए? आप पटना से बिलोंग करते हो, तो क्या मतलब था कि मुझे कोटा जाना है, कोटा से प्रिपरेशन करना है एज कम्पेयर टू, क्योंकि पटना में बहुत एक एजुकेशन हब पटना भी बन चुका है। अब बना है, उस समय तक तो और थोड़ी उतना उतने ज़्यादा रैंक्स प्रोड्यूस नहीं करता था पटना, रिजल्ट उतने अच्छे नहीं रहते थे टॉप 1000 में कुछ आ जाते थे, बट उतना कंसिस्टेंटली फॉर बिगर एस्पिरेशंस तब नहीं था, और तब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी बहुत कम ट्रस्ट रहता था। सो कोटा वाज द बेस्ट ऑप्शन, और कोटा वाज डूइंग गुड, एंड मेरे को घर के बाहर भी रहना था, मेरे को इंडिपेंडेंस भी चाहिए थी, दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। आप कोटा जब मूव किए तो जैसे बहुत सारे अभी स्टूडेंट्स कोटा या फिर सीकर जैसे प्लेस जहाँ एजुकेशन हब बन चुके हैं वो मूव करते हैं, तो आपने बोला कि आपको घर से बाहर भी जाना था, तो होम सिकनेस नहीं हुई स्टार्टिंग में? हुई कुछ हद तक। होम सिकनेस होती हुई है। थी, तो उसे कैसे कंट्रोल किया? क्योंकि उस समय स्टार्टिंग फेज में आपकी बात करें 11th में जब जाते हैं तो 10th से 11th में सिलेबस का वर्स्ट चेंज आता है, वर्स्ट चेंज के बाद आप बात करें तो सिलेबस का टफनेस भी बढ़ता है, सिलेबस की क्वांटिटी भी बढ़ती है, तो उसके साथ होम सिकनेस कैसे मेंटेन किया? एक तो वही होता है, घर वालों से बात करते रहो, वीडियो कॉल करते थे, बाकी लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, दोस्त बनाओ,
और कुछ हद तक हो रहा है तो इट्स नॉर्मल, होने दो। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, होता है, सबको होता है। जब क्लास 10 से 11th में आप मूव किए थे, तो जैसे अभी जो एस्पिरेंट 10th से 11th मूव किए होंगे, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिलेबस का बहुत चेंज आ जाता है, ब्रिज कोर्स आते हैं बहुत सारे। नीट के या जेई की बात करें तो ब्रिज कोर्स लाती हैं इंस्टीट्यूट्स, तो कितना इंपॉर्टेंट होता है, और आपने कैसे उस समय फेज में, स्टार्टिंग फेज में खुद को मोटिवेट रखा जब सिलेबस इतने ज्यादा बढ़ गया था? ब्रिज कोर्सेज का काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है, काफ़ी बेसिक्स फाउंडेशंस भी रिले करते हैं आपके आगे के स्टडीज़ के लिए। तो काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक अच्छा बिल्ड करो, रिवाइज करो अच्छे से। और कितना सिलेबस उसका उस टाइम कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अभी जो हो रहा है वो अच्छे से करो, हो जाता है। अगर ढंग से करोगे तो इतना भी ज़्यादा नहीं है, हो जाता है। तो जब 11th में यहाँ से कोटा मूव किए थे, तो क्या चैलेंजेस लगे? पटना से कोटा मूव करने के बाद वहां पे क्या चैलेंजेस, क्या नई चैलेंजेस थी रहने के लिए बोले, या फिर एकेडमिक्स की चैलेंजेस क्या थी स्टार्टिंग फेज में? स्टार्टिंग फेज में चैलेंजेस वही हो जाती हैं, सेल्फ कंट्रोल की चैलेंजेस। आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो, आप मतलब फ़ोन को अपने लिमिट पे रखो। बाकी इंडिपेंडेंस वाली चीज़ें, आपको सारी चीज़ें अपनी काफ़ी हद तक खुद से करनी है, तो मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होता है उसके लिए कुछ हद तक, तो स्ट्रांग रहो। कोटा में इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, तो एलन कोटा ही क्यों चूज किया था उस समय आपने? कोटा में है काफ़ी सारे, बट सबसे बड़ा अब तब तो था ही, अभी भी है काफ़ी हद तक, आइलैंड ही है सबसे बेस्ट। और सिस्टम मैं बोलूँगा, सिस्टम काफ़ी अच्छा है, टेस्ट काफ़ी लेते हैं वो लोग, ऐप वगैरह भी उनका बढ़िया है। तो मतलब अगर और स्कॉलरशिप भी मिल ही रहा था मेरे को, तो था कि मतलब आलन ही है, आलन या आकाश, यही दोनों काफ़ी सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं कंट्री के भी। तो आपका स्कॉलरशिप किस बेसिस पे मिला था, 10th के बेसिस पे या फिर आपने एग्जाम दिए थे एलन के एग्ज़ाम दिया था। स्कॉलरशिप से? तो आपने उस समय क्या और भी इंस्टीट्यूट के स्कॉलरशिप एग्जाम दिए थे? दिया था। कौन कौन से इंस्टीट्यूट के? आकाश का दिया था। अच्छा, तो जब आपने एलएम चूज किया, तो जो एक्सपेक्टेशन थी, और वहां पे जब आप एलएम की क्लासेस 2 ईयर प्रोग्राम आपने वहां पे किया, तो क्या आपको वो सारे रिसोर्सेज मिले जो आपने एक्सपेक्ट किए थे? मिले काफ़ी हद तक, ऑल्दो क्योंकि नीट का लेवल उस समय थोड़े आसान पेपर आ रहे थे, तो लॉट ऑफ रिसोर्सेज रिलेटिवली आसान थे, तो काइंड ऑफ वो था कि मैं मेरे को खुद पे उतना चैलेंज नहीं मिल रहा था। बट एज टाइम मतलब प्रोग्रेस किया तो बेटर क्वालिटी भी मिली, बेस्ड ऑन एसआरजी का सिस्टम जो होता है उनका, वगैरह वगैरह। तो ठीक था, आई वाज सैटिस्फाइड। तो जैसे आपने वहां पे बताया कि नीट की प्रिपरेशन आपने वहां पे स्टार्ट किया, तो जैसे बच्चे जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो ड्रॉप ईयर में हो या 11th 12th में हो, आपने तो 11th 12th में क्रैक कर दिया, तो ड्रॉप ईयर हो या 11th 12th में, बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है फिजिक्स सब्जेक्ट को लेकर, आपने कैसे डील किया? क्या, जैसे अगर फिजिक्स का लेक्चर चल रहा है, उससे पहले का क्या शेड्यूल रहता था, और फिजिक्स को कैसे, कौन कौन से बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे, कैसे फिजिक्स का फियर दूर करें? फिजिक्स में मेन है कि आप क्लास में अंडरस्टैंडिंग अपनी जितनी अच्छी पॉसिबल है उतनी अच्छी बनाओ। आप क्लास में ध्यान दो, सर क्या बोल रहे हैं समझने की कोशिश करो। सबसे बेसिक फंडा फिजिक्स का यही है। सेकेंडली पुराने कॉन्सेप्ट्स नए कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं। अगर आपके बेस वीक है तो आप अच्छे सवाल का ही बना ही नहीं सकते हो। थर्डली कि घर पे भी
आप तो नॉर्मल क्वेश्चंस बनाओ जो आपके मॉड्यूल्स या वगैरह में होते हैं, या नीट के पीवाईक्यूज बनाओ, और थोड़ा सा अपने आप को और चैलेंज करो, थोड़े और अच्छे सवाल बनाने की कोशिश करो, फिर थोड़ा स्मूथ हो जाता है। मीडियम लेवल सवाल जो मेनली ज़्यादातर रहते हैं नीट में, वो थोड़े आपको उतने ट्रबल नहीं करते हैं, क्योंकि आपने अपने कॉन्सेप्ट्स टेस्ट किए हुए हैं अच्छे से। और रिसोर्सेज में वही तो मॉड्यूल्स आ जाएंगी, सारी जो भी देते थे, कुछ हद तक मैंने अच्छे वर्णन बनाई थी, और फिर हल्का फुल्का और भी किताबें टच किया था। फिर आखिर तक मेंस के पीवाईक्यूज वगैरह काफ़ी कर रहे थे। फिर हाँ, फिर एलन वाले काफ़ी कुछ दे देते थे, ये भी वो भी छोटा छोटा बुकलेट दे देते थे, सब काफ़ी किया था। जैसे अभी जो एस्पिरेंट ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको डाउट होता होगा, जो टॉप रैंकर्स आते हैं 500 के अंदर, आपकी तो 1 to 4 रैंक आई है, क्या ऐसे बच्चे नीट फिजिक्स के लिए इरोडोप जैसे बुक्स को पढ़ते हैं? नॉर्मली नहीं करते, किसी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा, या किसी का मैथ्स है उनका सब्जेक्ट। पेराडो में मेन प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आपको मैथमेटिक्स चाहिए इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने के लिए। तो मैंने थोड़ा बहुत किया था पेराडो, कुछ, बट ऐसा मैंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया उस पर, क्योंकि कहाँ कुछ क्वेश्चंस बन जाते थे कंसेप्चुअली, और कुछ में फिर मैथ्स आ जाता था कि इसके आगे मैं प्रोसीड कैसे करूं, क्योंकि मैम मेरे पास मैथ्स नहीं था। और बात करें हम फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके, क्योंकि अगर हम केमिस्ट्री स्पेशल बात करें तो सबसे ज्यादा बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आती थी। आपने कैसे डील किया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे सॉल्व किए, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से किए, और साथ में क्या आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए शॉर्ट नोट्स बनाते थे? ऑर्गेनिक, इसमें तो लॉट डिपेंड करता है कि आपके टीचर कितने अच्छे मिले। बहुत मेरे को 12th में इतने अच्छे टीचर मिले थे कि मेरे बहुत सॉर्ट कर दिए थे ऑर्गेनिक, लाइक उनके नोट्स भी इतने अच्छे आते थे वगैरह वगैरह। सो ऑर्गेनिक में रिवीजन इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आप शुरुआत से बार बार जाओ, क्या था, कैसे था, थोड़ा इम्प्रिंट करो अपने दिमाग में, वो तुम्हारे कॉपी के पेजेस तुम्हें याद रहने चाहिए, उतने अच्छे से करो। फिर शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए थे, मैं कॉपी के रिएक्शंस लिख देता था एज क्वेश्चंस, बिना आंसर के, टफ क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते थे कॉपी में। फिर वो बना लेता था ऐसे ही अपने से, कभी एक दो बार बना लेता था बिना देखे। फिर वही फिर वही सारे रिसोर्सेज, कोचिंग वाले रिसोर्सेज, कुछ हल्का फुल्का वो एक बुक रहता था, जायसवाल का एक रहता था, मैं अब भूल गया हूँ। वीके जायसवाल? कोटा के एक टीचर थे फिर, हाँ वीके वीके जायसवाल? जायसवाल। और एक दो, एम एस वो चौहान? शायद ऑर्गेनिक का था, इन और MS चौहान चौहान? शायद, हाँ। तो वो सब मैंने किया था। एम एस चौहान जैसे टॉप रैंकर्स बहुत प्रिफर करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, कितना हेल्पफुल रहा एम एस चौहान की बुक? MS चौहान वॉज ठीक ठाक, काफ़ी सारे सवाल बन मिल जाते हैं ठीक ठाक लेवल के। अगर तुम्हें स्टीरियोकेमिस्ट्री वगैरह कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो बनाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी कुछ मिल जाता है। कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो एकदम ऐसे रहते हैं कि ऐसा कुछ तो पढ़े ही नहीं है, तो उनको जस्ट स्किप कर सकते हो, कि ऐसा सिलेबस में ही नहीं है हमारे। बाकी जितना हो सकता है पीवाईक्यूज स्पेशली उसमें रहते हैं, जो AIPMT वगैरह के, वो सारे बनाओ अच्छे से। करो। ऑर्गेनिक की बात करें, क्यों इनऑर्गेनिक बहुत स्कोरिंग होती है, अगर बात करें नीट के लिए भी बात करें या जेई के लिए भी, तो इनऑर्गेनिक पोर्शन ये होता है, पूरी केमिस्ट्री बोले तो उसमें सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट होता है इनऑर्गेनिक, उसमें आपने कैसे डील किया, क्या उसमें एनसीईआरटी पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, और साथ में आपने कौन से बुक्स यूज किए हैं? इनऑर्गेनिक होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा
सिलेबस उसका मेंटेन रहता है कि तुम्हें पता है एनसीईआरटी से ही आएगी, या पीवाईक्यूज थोड़े रिपीट होते रहते हैं काइंड ऑफ। तो इनऑर्गेनिक अच्छे से करो। याद करना थोड़ा मुश्किल है इनऑर्गेनिक, थोड़ा परेशान भी करता है कि क्या चल रहा है, हर चीज़ में नया चीज़ आ रहा है, रूल्स फॉलो हो ही नहीं रहे हैं, एक्सेप्शन एक्सेप्शन। बट ठीक है, हो जाता है। अच्छे से टाइम स्पेंड करो, नोट्स पढ़ो अपने अच्छे से, नोट्स अच्छे से बनाओ। फिर 12 फिर एनसीईआरटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिर वो सब की हो जाती है। जो 12th के जो जो अभी पता नहीं ब्लॉक्स कितने हैं सिलेबस में। हमारे टाइम तो हमने पी भी काफ़ी हद तक पढ़ा ही था, डीएनएफ था जो। फिर सॉल्ट एनालिसिस एक अच्छा है, अच्छे से बनाओ, 3 4 5 6 बार अच्छे से रिवाइज करो, और अगर ज़रूरत पड़े तो और बार करो। और क्या उसमें आपने ऑर्गेनिक में वीके जायसवाल की जो बुक आती है, कोटा के टीचर है, वो यूज की थी? हाँ, मैंने की थी, क्योंकि लाइक मेरे हमारे टीचर भी थोड़े मोटिवेट करते थे कि अच्छे सवाल बनाओ तुम लोग। तो और वो पढ़ाते भी थे वैसा, तो कर की थी, काफ़ी हद तक बनता भी था। वो हेल्पफुल थी वीके जायसवाल? वीके जायसवाल रिलेटिवली मैं बोलूँगा कम हेल्पफुल किताब थी। उसके सबसे इम्पोर्टेंट वही थे, बहुत सारे पीवाईक्यूज उसमें भी रहते थे, पुराने पीएमटीज एम्स वगैरह के, वो सब बनाओ अच्छे से। अगर ऐसा कुछ है जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, क्लास में पढ़ाया ही नहीं गया है वैसा कुछ, तो उसका बहुत ज़रूरत नहीं है करने का। बाकी थोड़े जो कंसेप्चुअल चीज़ें रहती थी इनऑर्गेनिक में भी, जो थोड़े न्यूमेरिकल टाइप कुछ लॉजिक से बनता था, उसमें दिमाग लगाने की कोशिश कर सकते हो। और फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे डील किया? क्योंकि बात करें 2025 में, तो बहुत टीचर्स ने भी बोला कि बहुत ज्यादा लेंथी पेपर केमिस्ट्री का भी था, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स बहुत लंबे थे। तो आपने उस समय कैसे किए थे, और प्रिपरेशन टाइम में फिजिकल केमिस्ट्री में क्या रिसोर्सेज यूज किए थे? फिजिकल केमिस्ट्री काइंड ऑफ लाइक वो है कि मैं उसी सब्जेक्ट में मेरे 2 3 बेकार बेकार मिस्टेक्स हुए थे, तो काइंड ऑफ रैंक में नीचे पुश हुआ था। तो फिजिकल केमिस्ट्री वाज लाइक वही, क्लास में सुनने की कोशिश करो, मॉड्यूल्स बनाओ। एनसीईआरटी रिलेटिवली कम इम्पोर्टेंट होती है फिजिकल केमिस्ट्री की। फिर कुछ कुछ और सोर्सेज से क्वेश्चंस बना सकते हो फ्री टाइम में, अगर तुम्हें टाइम मिल रहा है तो। अगर ड्रॉप में हो तो टाइम तो कम ही मिलता है। एटलीस्ट मॉड्यूल्स पे अच्छा कमांड रखो, पीवाईक्यूज बनाओ, और फिर यही सब है। मैथ्स अपना अच्छा रखो, इसलिए मैथ्स अगर न्यूमेरिकल्स में स्मॉल बेसिक अरिथमेटिक एरर्स हो रहे हैं तो काफ़ी लाइक पुश करेगा तुम्हें नीचे। ट्राई टू मेक दैट स्ट्रॉन्ग। फिजिकल केमिस्ट्री की आपने जब फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते थे, तो क्या शॉर्ट नोट्स बनाए, और क्या एनसीईआरटी के इंडेक्स्ड क्वेश्चन जो होते हैं, या फिर एनसीईआरटी के बैकएंड क्वेश्चन जो होते हैं, वो आपने वहां पे सॉल्व किए थे? रेलेवेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं एनसीईआरटी के, जो रहते भी तो बहुत सारे थे। अब शायद शॉर्ट हुई है हुई एनसीईआरटी। फिर कैलकुलेशन भी उसमें थोड़ा अजीब ही रहता था, पर कर सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम है। देख लो तुम फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी, कभी कभी आ जाते हैं नेट में डायरेक्ट क्वेश्चन उससे। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए हाँ, कोई? कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, आई थिंक उसमें टेढ़े मेढ़े कैलकुलेशंस रहते थे। अपने पास कैलकुलेटर रखो, पर कंसेप्चुअली आना चाहिए वो सब। मेनली फोकस करते थे कैलकुलेशन छोड़ के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा? हाँ, कैलकुलेशन, क्योंकि पर फिजिकल केमिस्ट्री नीट में जैसे फिजिकल केमिस्ट्री आता है नॉर्मली, तुम्हें वैल्यूज दे देंगे, तुम्हें एक कॉन्सेप्ट से कोई एक फॉर्मूला से तुम्हें आंसर निकालना पड़ेगा, फिर 2 फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। ज़्यादातर आधे आधे क्वेश्चन तो नीट में वैसे ही रहते हैं, तुम्हें बस नो द कॉन्सेप्ट फॉर्मूला एंड जस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा कोई खास कुछ चैप्टर्स थे एसिड बेस वाले, अच्छे चैप्टर्स थे, थर्मोडायनेमिक्स बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर्स, उन्हें उस तरह से स्ट्रॉन्ग रखो। बाकी जो अच्छे से पढ़ो, हो जाता है, मतलब होने का।
अगर बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं है सब्जेक्ट फिर भी हो जाता मैनेज, उतना बहुत टफनेस नहीं है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में कोई बुक यूज की थी जैसे एनावस्थी हो गया या फिर बहुत सारे बुक्स जो आती है अभी मार्केट में? मैंने हल्की फुल्की एक दो बुक तो, एक बुक का जब जब मन करता था कि और कंसन सवाल लगाने हैं तो मैं थोड़े बहुत लगा लेता था। बाकी उसमें भी हमारे कोचिंग से काफ़ी सारा हमें मिल जाता था इनपुट, रेस वेस रहता था, ग्लांस वगैरह मिलता था। फिर मैं वो करता था कि मैं हमारी लाइब्रेरी रहती थी, उसमें आर्यन के ही पुराने पेपर्स रहते थे जो दूसरे बैचेस से पूछे गए हैं, जो पिछले बैचेस से पूछे गए हैं, तो मैं वही लगा लेता था। मैं उनमें लॉट ऑफ टाइम्स अगर मेरे को बस केमिस्ट्री करनी है तो पूरे के पेपर का बस 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री का कर लिया, उन टॉपिक से रिलेटेड जो भी पढ़ाई हो रही है, तो मैं वो भी काफ़ी करता था। हिस्ट्री के लिए। और बायो की बात करें तो बायो के लिए बहुत लोग कहते हैं एनसीईआरटी इज इनफ है, एनसीईआरटी कर लो। और आपने कैसे डील किया था क्लासेस में, कैसे और क्या नोट्स बनाए थे एक्स्ट्रा फ्रॉम एनसीईआरटी? बायो में भी क्लास में ध्यान क्लास में सुनो अच्छे से, नोट्स अच्छे से बनाओ, नोट्स हेल्प करते हैं, नोट्स इम्प्रिंट होते हैं दिमाग में। अगर तुम्हें मल्टीपल कलर्स, दो तीन तीन चार कलर्स भी यूज़ करने हैं वो भी कर सकते हो। अच्छे से बहुत तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे प्यारे नोट्स होंगे तुम जो अभी 11th 12th में बायो के नोट्स बना रहे हो। मेरे को अभी भी बहुत प्यारा लगता है 11th का जूलॉजी का नोट्स, या इवन बॉटनी का भी। तो फिर हाँ, एनसीईआरटी से ही आती है नीट में बहुत। अब तो काफ़ी टाइम हो गया है, थोड़ी बहुत इनडायरेक्ट या फिर दिमाग लगाने लायक आ जाता है। हमारे टाइम में भी कुछ कुछ टेढ़ा मेढ़ा सवाल आया था, फिग वगैरह, उतनी ज़्यादा डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन थी नहीं। तो वो सब वो गलत भी हुआ था सर, पर ठीक है, ध्यान से बहुत मल्टीपल रिविजन्स करो, टाइम टू टाइम रिविजन्स करो। ऐसा नहीं है कि तुमने एक चैप्टर बहुत अच्छा कर लिया फिर तुमने 6 महीने तक पढ़ा ही नहीं उसे तो पूरा भूल जाओगे। तो स्पेशली जो अगर भी है, बायो की बात करें तो बायो में रिवीजन कैसे किया था आपने, कि मतलब फिर से गो थ्रू करे पूरे चैप्टर्स को, या कैसे किया था आपने, कैसे? अ, मेरा रिविजन लॉट ऑफ टाइम्स हमारे कोचिंग में जो पुराने वो आते थे कि पुराना पार्ट आ रहा है अब, तो अब उस चैप्टर पढ़ लेते हैं, वैसे ही काफ़ी हद तक हो जाता था। बाकी कुछ कुछ सब जो कि एक एक चैप्टर आता था, पर हमारे जो सर बोल दिए थे एटलीस्ट 6 महीने, अगर 3 4 महीना हो गया तो एटलीस्ट वो चैप्टर पढ़ लो, तो एक बार नोट्स पढ़ लेता था, एनसीईआरटी पढ़ लेता था, रिवाइज हो जाता था उस हिसाब से। आखिर में फिर जब सिलेबस ख़त्म हुआ तब लाइक 6 पार्ट में सिलेबस टूटा था, तो भर के उस टाइम रिवाइज होता था एनसीईआरटी। फिर एंड में जैसे रैंडमली पढ़ लेते थे कोई चैप्टर कुछ ज़्यादा, कोई चैप्टर ज़्यादा थोड़ा वो लगता था कि ज़्यादा इसमें याद करने का है तो वो ज़्यादा पढ़ लो। एनिमल किंगडम की चार्ट बनाई थी, चार्ट पेपर वगैरह। हाँ वही, थोड़ा बहुत यही सब था। ये थे। तो आप अगर बात करें कि आप शॉर्ट नोट्स का, कि बच्चों को रहता है शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए या जो हमारे नोट्स है उसी को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना चाहिए, तो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे और क्या एडवाइस रहेगा इसके रिगार्डिंग? शॉर्ट नोट्स मैंने शुरुआत में 2 3 चैप्टर के लिए बनाए थे, बट फिर मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगा नहीं तो मैंने रहने दिया। शॉर्ट नोट्स मैं प्रॉपर ही करता था, नोट्स पढ़ लिया, कभी कभार मॉड्यूल पढ़ लिया। मॉड्यूल ऐसे मैं जब चैप्टर चल रहा था तब एक दो बार पढ़ लेता था, रिविजन के टाइम तो अवॉइड ही करता था नॉर्मली। बाकी एनसीईआरटी करते रहो यार। एलन में आपने पढ़ा, एलन के फैकल्टीज कैसी थी वहां पे? अच्छी रहती हैं वो, अच्छे लोगों को पिक करते हैं, अच्छे से ट्रेन करते हैं, तो बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ाते हैं वो काफ़ी।
उनको फ़र्क पड़ता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, काफ़ी हद तक पड़ता है उन्हें, मच बेटर देन कॉलेज वाले टीचर्स। तो अच्छी फैकल्टीज़ मिले, आई वाज़ ब्लेस्ड फॉर दैट। मैं कंप्लेन ज़्यादा काफ़ी हद तक नहीं कर सकता हूँ। हाँ। तो अगर बात करें एलएन में, तो आप एलएन में बहुत सारे बैचेस डिवाइडेड होते हैं, आप कौन से बैचेस में थे वहां पे? मैं बैचेस का नाम लूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल एमएनएस में था, व्हिच वाज़ अर्ली काइंड ऑफ नॉर्मल बैच। फिर लाइक एमएनएस में 11th में था, एंड फर्स्ट एमई क्या था यार, एमएनएस 1 होता था, कुछ होता था। फिर एमईपीएस में था 12th में, वहीं से किया हूँ। अच्छा बैच था काफ़ी, इसलिए मेरे काफ़ी सारे दोस्त काफ़ी सारे अच्छे मेडिकल कॉलेज में हैं। एम्स में भी ऑलमोस्ट 6 लोग गए थे। बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज में बहुत अच्छे अच्छे लोग बन जाते हैं जो ऐसे भी हेल्प करेगा। Let's see। जैसे आपने बताया कि आप जैसे टॉप बैचेस में गए, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले जिनके एकेडमिक्स अच्छे थे। तो कितना एक रोल होता है कि मतलब फ्रेंड सर्कल का बोले, जो क्लासेस में है, जिससे उनके मन में क्या डाउट्स आ रहे हैं, उससे भी आपको नई चीजें सीखने को मिलता है, कितना ये रोल डिस्कशन रहा? होते रहते हैं ना कि कोई ये प्रॉब्लम हुआ, तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार एकदम सिंपल सा कुछ तो होगा नहीं। तो दिमाग का यूज़ होते रहता है। देन हम व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं 5-6 लोग, हमारा भर के सवाल आए जा रहे हैं उसमें। ये डाउट जा रहे हैं, उस पर डिबेट होते जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन गलत है, उस पर डिफेंड किए जा रहे हैं। तो मस्ती भी होती थी। तो मज़ा आता था काफ़ी हद तक, मतलब फन टाइम। क्या ये बहुत रोल करता है डेवलपमेंट के लिए, माइंडसेट डेवलप करने के लिए, या फिर बोले तो एक एकेडमिक प्रेशर की, हाँ, कंपटीशन लेवल जब इंक्रीज होता है क्लास में? ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, सही बोलूँ तो। नॉर्मल बैचेस से भी मेरे कॉलेज में भी लोग हैं, ड्रॉपर्स भी रहते हैं। हर सब सब कुछ है, एंड में वह डिपेंड करता है कि तुमने पर्सनली कितना एफर्ट मारा। पर फिर हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी तरफ से प्रॉब्लम होता है, किसी तरह से नेगेटिव तो कोई नहीं है। तुम्हें मज़ा ही आता है अगर तुम्हारे उस समय में तुम्हारा फ्रेंड सर्कल तुम्हें हेल्पफुल है फॉर स्टडीज़। वही अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, मेनली वही है। अगर तुम्हारा फ्रेंड सर्कल ऐसा रहा कि पूरे समय हमें बस घूमना है, या अगर कोई हो ना, बट अगर लोग नशे कर रहे हों, तो वो ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत डिस्ट्रैक्ट कर देता है हमारी प्रिपरेशन को भी और ज़िंदगी को भी। सो ट्राई टू अवॉइड दैट टू सम एक्सटेंट। अगर जैसे आपने ये सब बताया, एकेडमिक्स के बारे में बताया, कोटा के बारे में बताया, अगर बात करें स्पेशली कोटा के बारे में, कोटा का एक्सपीरियंस आपको कैसा रहा? कि बहुत बोले तो कुछ सालों के अंदर निगेटिव भी बहुत आई है कोटा से, और पॉजिटिव भी बहुत आई है। आपको क्या लगता है कोटा को डिफाइन करते हैं कि आपके नजर में कोटा कैसा है? और फिर से अगर प्रिपरेशन करते हैं तो क्या आप कोटा फिर से चूज करते हैं? कोटा की जर्नी बहुत सेटिस्फैक्टरी थी मेरी, मतलब इट वाज अ नाइस टाइम, वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स ऑफ माय लाइफ मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि एंड रिजल्ट भी अच्छा मिला एट द एंड। कोटा में था माहौल, एक अलग माहौल था। एक ऐसा सिटी आप नॉर्मली इमेजिन नहीं कर सकते हो, जहाँ पे सबका कॉमन गोल इतना सिमिलर हो, इतने स्टूडेंट सेंट्रेड सिटी हो। अ, मतलब उधर के नॉर्मल व्हाटएवर जो कचौड़ी मिलती थी, वो भी कोई टेस्ट पेपर रहती थी। तो वो माहौल था कोटा में। अब शायद डिक्लाइन कर रहा है, बच्चे शायद कम हो रहे हैं। तो मे बी अगर अब 2026 में जाना होता तो शायद मैं नहीं लेता, क्योंकि
डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज और थोड़ा डेंजरस होता है कि आप कोई कोचिंग लो और कोचिंग बंद हो गई तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। अम, फिर हाँ, क्योंकि अब अच्छे ऑप्शंस खुल भी गए हैं। यहाँ पे पटना भी रह सकता था, दिल्ली भी आ सकता था, तो थे मेरे पास ऑप्शंस थे। बट ऐसा नहीं है कि कोटा में जाना है, तुम अगर तुम पढ़ रहे हो तो कोटा जाना रिग्रेट नहीं करोगे कभी भी। क्या आप अगर प्रिपरेशन फिर से 2026 में स्टार्ट करें इलान से ही, तो क्या फिर से एलन ही चूज करेंगे? हाँ, मतलब कर सकता हूँ। आयन आकाश में बराबर ही मानता हूँ दोनों को। तो बात करते हैं फिर मॉक टेस्ट से रिगार्डिंग। तो मॉक टेस्ट वहां पे कैसे होते थे? मॉक टेस्ट कभी ऐसा नहीं हुआ कि मॉक टेस्ट छोड़ दे? क्योंकि बच्चे बहुत सारे मॉक टेस्ट छोड़ देते हैं, उन्हें क्या एडवाइस रहेगा आपका? मैं इतना स्ट्रिक्टली नहीं बोलूंगा कि तुम छोड़ दिए तो कोई पाप ही कर दिए। ठीक है, अगर तुम एकदम कुछ पढ़े ही नहीं हो कुछ, तो उस टाइम को यूज करके तुम पढ़ भी सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि एकदम देना ही बंद कर दो, देते रहो यार। हाँ, नहीं तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम कितना खाई में गिर रहे हो। क्वेश्चंस मिलते हैं तो हेल्पफुल होते हैं, जो सब लोग बोलते ही होंगे, मॉक टेस्ट देते रहो। अगर छोड़ना है तो मतलब मान लो कि 10 हो रहा है, तो अगर एकदम तुमने एक पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ा, मान लो तुमने डीएनएफ लॉ एकदम पढ़ा ही नहीं है और वो पूरा पूरा केमिस्ट्री में बस वही आ रहा है, तो या फिजिक्स बायोलॉजी कर लो। थोड़ा सा वो होता है, दिमाग में पड़ता है कि मेरा इतना गिर गया, बट ट्राई करो कि तुम आउट ऑफ 720 अपने मार्क्स देखो ही नहीं, जितना किए हो उतने में मार्क्स देखो। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, अ, और देते रहो। बहुत सारे टेस्ट दो, लाइक मैंने तो लाइक आखिर 4-5 महीने में हर दिन दो दो टेस्ट दिए थे लगभग। कितने टेस्ट पेपर सॉल्व किए थे? हर दिन दो। अगर टोटल बात करें कि कितने मॉक टेस्ट हो गए, मतलब किए थे आपने, क्लियर किए थे मॉक टेस्ट कितने सारे, अगर टोटल बात करें तो लगभग अप्रॉक्स? 200 से ज्यादा। 200 से ज्यादा विथ 11th एंड 12th? हाँ। या क्या ये केवल एलन की थी मॉक टेस्ट? नहीं, मैंने कुछ पेपर्स आकाश के भी बनाए थे। आकाश और एलन? हाँ, मेनली आयरन की थी, बट मैंने ऐसे ही हमारे तो लाइक जेरोक्स शॉप में मिल जाते थे कि 3-4 दिन पहले आकाश में पेपर हुआ, उसका पेपर वहाँ पे आ जाता था, प्रिंट आउट करवा लेता था उधर से ही, वो बना लेता था, या फिर पुराने ईयर का। हाँ। जैसे मॉक टेस्ट आपने दे दिया, आप बताया कि लास्ट के ईयर टाइम में आप पर डे 2 to 3 मॉक टेस्ट दे देते, तो मॉक टेस्ट तो बहुत सारे स्टूडेंट देते हैं, एनालिसिस कैसे किया था आपने, और कैसे एनालिसिस करना ही चाहिए? एनालिसिस वही, गलतियाँ देखो। एक तो क्यों गलतियाँ, कंसेप्चुअल गलतियाँ तो देखो ही, सीखो उनसे। दूसरी की जो आपकी थोड़े आपका जो क्वेश्चंस में आपको डाउट भी था बायो में, ये है तुमने मार दिया वो सही हो गया, बस एग्जाम देते हैं टाइम वो सर्कल कर लो या कुछ कर लो कि ये देखना है कि मेरे को क्यों प्रॉब्लम हुआ था इसमें। अगर कोई गलती से कोई तुक्के से सही हो रहा है तो उसे भी देखना। बना सकते हो, नोटबुक मैंने बनाई थी, पर एंड में पेपर इतने ज़्यादा हो गए थे कि हर चीज़ लिखना पॉसिबल नहीं था। तो लाइक 2 साल की जो, जब तक 12th का हम लोग से हमारा मेजर्स माइनस चल रहे थे, वो सब की मैंने बनाई थी। फिर मैं वही पेपर से हमारा ऐप में भी आ जाता था उसके बाद एंड तक, तो वो उसमें रॉन्ग क्वेश्चंस बना लिए कभी मन किया तो उसमें उससे हो जाता था। मिस्टेक कॉपी भी बनाई थी? मिस्टेक का भी मैंने वही तो बोला कि जब तक कोर्स चल रहा था तब तक मैंने बनाई थी। फिर हाँ, मेजर फिर मतलब मेजर्स के लिए भी आई थिंक मैंने यूज़ किया था।
बट ठीक है, मतलब ऐसा ऐसा नहीं कि अगर मिस्टेक कॉपी नहीं बनाई तो तुम्हारा निकाल ही नहीं सकता पेपर। हो सकता है अगर तुम फिर भी अगर तुम बस आके देख रहे हो या फिर कुछ महीने में अपने पेपर संभाल के रख लिए, उससे ही देख लो, ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बात करें अगर सिलेबस की, तो क्या एलन में टाइम टू टाइम सिलेबस कंप्लीट हो जाता है? और क्या आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट हो गया था? एज बात करें कि एलन में कब हो गया था? हमारा काफी ठीक ठाक पहले हो गया था। 11th तो हमारा दिसंबर में ही खत्म हो गया था। 12th हमारा दिवाली के पहले ही हो गया था ऑलमोस्ट। तुम देख लीजिए। उसके बाद रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। हाँ, क्या टेस्ट के बाद टेस्ट की क्लासेस भी होती थी कि मतलब उस क्वेश्चंस को कराया जाता था, ऐसा कुछ? हमारी नॉर्मल क्लासेस होती थी, उसी में डिस्कशन हो जाता टेस्ट था। अगर डिस्कशन कोई उसी टफ में। पेपर रहता था तो बच्चे पूछ लेते थे ऐसे, सर कैसे बनाना है, नहीं तो हम जस्ट डाउट काउंटर रहता था सर के पास, अपने चले जाते थे। डाउट वो लाइक काउंटर की आपने बात की, डाउट काउंटर कितने यूजफुल होते हैं, स्पेशली एलन की बात करें, आपने एलन से पढ़ा है तो। होते हैं, अच्छे खासे होते हैं, मतलब अम, काफी बना के रखो टीचर से। दिस इज द ओनली टाइम इन योर लाइफ कि तुम्हारे टीचर्स तुम्हारे बारे में तो उन्हें इतना फर्क पड़ता है तुमसे, कि मतलब वो तुम्हारा अच्छा चाहते हैं कि तुम जेन्युइनली अच्छा करो, क्योंकि उससे उनको भी फायदा होता है कि मेरे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, गुड बेटर टीचर, तो उनको भी ऐसे भी और बेनिफिट्स होते हैं। अ, तो थोड़ा सा ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो तो थोड़ा सा खुलने की कोशिश करो, कि 2-3 बार जाओ, अपने आप को पुश करो। अ, ठीक है, मैं भी मतलब, या फिर अब तो चैट जीपीटी वगैरह भी आ गई है, बट फिर भी आई डोंट नो, फिजिक्स अभी उतने से सॉल्व हमारे टाइम पे तो नहीं करते, बहुत गंदा करते थे एकदम। आंसर आ जाता था, प्रोसेस एकदम बेकार रहता था, और ऑर्गेनिक में कुछ ना कुछ अलग ही बना देता था। तो हाँ भैया, ये भी यूज़ कर सकते हो ठीक ठाक, बट टीचर से बना के रखो, तुम्हें और भी चीज़ सीखने मिलेगा, तुम्हें मैथड सीखने को मिलेगा, तुम्हें ट्रिक सीखने को मिलेगी, तो तुम्हें नॉर्मली नहीं मिल सकती है नेट से। बात करें पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी की, तो आपकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी कैसी थी? और क्या कभी एग्जाम में 720 आउट ऑफ 720 लाए हैं एलन के टेस्ट में? हाँ, पेपर्स अटेंडिंग स्ट्रैटेजी मैं बदलता रहता था, पेपर से पेपर नई नई चीज़ ट्राई करता रहता था। कभी पीसीबी कर लिए, बीसीपी कर लिए, कुछ भी कर लिया, जूलॉजी पहले कर लिया, बॉटनी एंड में कर लिया। कभी फिजिक्स पहले सेक्शन ए सेक्शन बी रहता था, तो सेक्शन ए सबको पहले कर लिया, सेक्शन बी सबको लास्ट में कर लिया, कुछ भी करता रहता था। लाइक मैं नीट के टाइम भी लाइक, क्या मैं शायद केमिस्ट्री से शुरू किया था। केमिस्ट्री, फिर मैं बायो, फिर फिजिक्स, और मेरे को कोई आइडिया नहीं था फिजिक्स इतना टफ है। तो ठीक है, मज़ा आया। तो फिर हाँ, 720 आई थी मेरे, 5-6 बार आई थी, 2 साल मिलाकर। खुद के भी पेपर्स, आलन के पेपर्स, आकाश के पेपर में भी आई थी 2-3 बार। बात करें सबसे लोएस्ट मार्क्स की, जो एलन के टेस्ट में ये 2 साल की जर्नी में रहा। सबसे लोएस्ट मेरे ख्याल से मेरी 654 या 5 थी आउट ऑफ 720। वो भी लाइक एकदम शुरुआत में ही थी एक तो, और एक एंड में जो एकदम कुछ टफ पेपर आ रहे थे तो उनमें आई थी। तो जब आप बात करें एग्जाम से पहले की टाइम से, तो आपको पता था कि सिलेक्शन तो पक्का है? मेरे को उम्मीद था कि सिलेक्शन हो जाएगा, पक्का तो नहीं बोल सकते, एग्जाम के दिन कुछ भी हो सकता है, पर मेरे को कॉन्फिडेंस था अपने आप पर कि मेरा दिमाग ठीक रहा, और मैं एकदम कोई बड़ा सा मिस्टेक नहीं कर दिया, तो मेरा हो जाएगा। उस समय मेरा पेरेंट्स का वैसा क्या नहीं रोल रहा। था? उस समय पेरेंट्स से कितनी बातें होती थी? काफ़ी मेरे को शांत करते रहते थे वो लोग, स्ट्रेस मत लो, जो हो गया होना था वो हो गया। लाइक एंड में तो लाइक अब कुछ खास, मतलब चॉकलेट खाते रहते थे, और अच्छे सपोर्टिव पेरेंट्स काफ़ी हेल्पफुल रहे थे मेरे। हर दिन भी मेरे लाइक आधे घंटे
तब भी बात होती थी, अब भी होती है। तो वेरी हैप्पी, वेरी ब्लेस्ड टू हैव पेरेंट्स लाइक दैट। जैसे आपकी तो 1 to 4 रैंक आई, इतनी टॉप रैंक आई है। और आपने और आपने बताया था कि आपके जब प्रिपरेशन फेज में आपके मार्क्स भी अच्छे आते थे, आपने बताया 650 प्लस ही मार्क्स आए हैं हमेशा। तो कभी क्या ऐसा आपके साथ हुआ कि आपने कभी गिव अप करने का सोचा हो? गिव अप करने का तो नहीं सोचा, बट इनिशियली मेरे को हल्का सा था कि मैं कुछ और भी ले सकता था स्ट्रीम वाइज, बट ऐसा मेरे को, मैं गिव अप करने का तो नहीं सोचा कभी। मैं थक गया था एट द पॉइंट, मैं थोड़ा बर्न आउट हो गया था, बट फिर भी था, कर लूंगा। जैसे आपकी रैंक 124 आई है, तो जो पेरेंट्स है, ये टॉप रैंक जो 500 के अंदर आती है, जो पेरेंट्स है, स्पेशली पेरेंट्स की बात करता हूँ, तो वो सोचते हैं कि इतने टॉप रैंक लाने के लिए हमें कम से कम क्लास 6 से नीट की प्रेप करनी चाहिए या 8 से प्रेप करनी चाहिए, और आपने 11 से प्रेप किया। तो क्या आप बोलना चाहेंगे कि टॉप रैंक क्या 11 से पढ़ के, 11 12 से पढ़ के पॉसिबल है? है, काफ़ी हद तक है। मेरे कॉलेज में बहुत लोग हैं जो बस 11th 12th में ही घुसते हैं। अच्छे से एफर्ट मारो। मैं नहीं बोलूँगा कि 10th तक ऐसा है कि तुम 50 नंबर ला रहे हो 100 में, तब थोड़ा मुश्किल है। मतलब एक तो वो होता है कि तुम्हारा मैथ्स भी खराब हो जाता है, साइंस की बेस नहीं है। मतलब स्कूल में है, स्कूल में उस ठीक ठाक पढ़ते रहो, बाकी चीज़ें भी करो। पर ऐसा नहीं है कि तुम्हें 11th, तुम्हें नीट के लिए बहुत पहले से पढ़ना पड़ेगा। मतलब अगर तुम जेई दे रहे हो तो मैं समझता भी हूँ कि ज़रूरत पड़ता है, नीट के लिए नहीं। नीट में ज़्यादा मुश्किल एमबीबीएस और उसके बाद वाली पढ़ाई है। वो ये इससे पहले वाली पढ़ाई कम्पिटिटिव ज़्यादा है, सिलेक्शन कम का होता है, पर मुश्किल उतनी नहीं है। क्या इस 2 साल की जर्नी में आपने स्पोर्ट्स वगैरह भी खेले? खेल है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में नहीं पढ़े। बैडमिंटन खेलता रहता था विंटर्स में, दोस्त थे। क्रिकेट भी कभी कभी जाते रहते थे, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार टाइप्स। तो था मेरे, खेलता था, मज़ा भी आता था। अब बात करते हैं कि नीट 2025, नीट यूजी 2025 के पेपर वाले दिन के। तो जब आप पेपर अटेम्प्ट करने गए, कैसा माहौल था आपके साथ और क्या कर रहे थे? मतलब 3 घंटे का आपके माइंड में क्या चल रहा था, वो डिस्क्राइब करें। माहौल थोड़ा स्ट्रेस, मतलब थोड़ा स्ट्रेसफुल तो हो गया था, बट था कि हो जाएगा। बुरा से बुरा क्या ही होगा, जो भी होगा ठीक है, संभाल लूंगा। तो फिर थोड़े, हाँ, वो मई वाली गर्मी वाली चक्कर रहता है, पर एटलीस्ट फैन वैन मिल गया था मेरे सर के ऊपर, तो वो थोड़ा हेल्पफुल था। फिर पेपर शुरू हुआ तो पहले तो ओवरव्यू किया। अ, थोड़ा मैंने देखा कि फिजिक्स के शायद रिलेटिवली थोड़े बेटर सवाल हैं। मैं उतना ध्यान नहीं दिया था कि इतने अच्छे हैं कि कुछ बनेंगे ही नहीं। फिर केमिस्ट्री में भी, तो केमिस्ट्री लेंदी थी। 50 मिनट लगा था मेरे को, 50 मिनट मेरे को नॉर्मली लगता नहीं था केमिस्ट्री में। तो आई फेल दैट। और फिर कुछ सवाल फिजिकल वगैरह के, कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स भी थे जो थोड़े परेशान कर रहे थे। ऑर्गेनिक में एक दो थे। मेरे को लगा कि शायद दिन का प्रेशर है। था भी कि जो नॉर्मल कुछ कुछ सवाल लाइक बन नहीं सकते थे, कुछ सिली मिस्टेक्स भी हुई केमिस्ट्री में भी। तो बट ठीक है, काफ़ी हद तक फ्री हुआ ना। तो मैंने फिर बायो में एक सेक्शन पूरा रश किया, और फिर मैं फिजिक्स पे आया। फिजिक्स में थे, मतलब अच्छी खासे सवाल थे जिनको बनाने में समय लग रहा था। अब मेरे फिर भी कुछ एफर्ट मारने में मन बन जा रहे थे, क्योंकि मैंने अच्छे लेवल सवाल बनाए थे उससे पहले। एच सी बी, अब मेरे को याद है एक और डीसी पांडे भी होती थी ना, उसमें भी आखिर में उस तरीके के सवाल रहते थे।
और फिर तो कुछ सवाल छोड़ के आई थिंक मेरे फिजिक्स में अबाउट 150 आए थे। तो काफ़ी हद तक मैं हैप्पी था लाइक फिजिक्स के पेपर से। आखिर में ये हो रहा था कि मेरे को टाइम की कमी नहीं पड़ रही थी, बहुत लोगों को एकदम टाइम की कमी पड़ रही है। मेरे को आखिर में वही 5-6 सवाल जो नहीं बन रहे थे उन्हीं में लड़ रहा था मैं कि बन जाए शायद, कुछ हो जाए। और फिर बीच में फिजिक्स के बीच में थोड़ा मैं ब्रेक लेकर एक और सेक्शन ऑफ बायोलॉजी बना लिया था, पार्ट बी। तो ठीक है, मतलब एंड तक निकला तो मेरे को थोड़ा डर लग रहा था, ये तो उतना अच्छा पेपर तो गया नहीं है शायद। मेरे का मैं ज़्यादा प्रेशर में था क्या, बट था कि मतलब अगर बट पेपर थोड़ा टफ तो था कि तो मार्क्स थोड़े गिरेंगे, तो खराब से खराब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ठीक है, मतलब अगर मेरा खराब भी गया है तो 4-5 हज़ार तक आ जाएगा, फिर भी मेरे को ठीक ठाक कॉलेज फिर भी मिल ही जाएंगे। फिर बाकियों का पता चला कि उनका तो लाइक 15 सवाल छूट गए हैं, 20 सवाल छूट गए हैं। तो और लगा कि हाँ मतलब ठीक ठाक रैंक बन जाएगी। तो मैं आखिर तक फिर कोचिंग वाले भी अपने प्रोडिक्शन डालते हैं कि इस रेंज पे ये बन रही है। तो मैं टॉप 500 में एक्सपेक्ट कर रहा था, 8 मैक्स और 200 तक एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद आ जाएगा। फिर आया रिजल्ट 124। मैं बाहर घूमने गया हुआ था और भी लोग थे, बहुत हैप्पी, सब बहुत खुश थे। सब जगह से फ़ोन आ रहे हैं, पापा के सीनियर से पापा को फ़ोन आ रहा है, बहुत अच्छा किया है बेटे ने, वेरी हैप्पी डे। रात में मैंने प्रॉपर डांस वांस भी किया था, अच्छे से सेलिब्रेट हुआ था। जैसे आपकी रैंक आई 124, आपने बताया एक्सपेक्ट किया था 500 600 रैंक। मतलब उतना आइडिया नहीं था, कुछ भी आ सकता है। कोई कोई तो प्रोडिक्ट ये भी कर रहा था कि उस रैंक पे शायद 100 में भी आ सकती है, पर वो कम ही चांस था। पर ठीक है, इट वाज अ हैप्पी सरप्राइज, मतलब कि मैं मोस्ट प्रॉब्ली था कि 200 तक आएगी, 205 तक जा सकती है, पता नहीं, देखा जाए। हाँ। नीट ऐसा एग्जाम है जहाँ 24 लाख बच्चे पेयर होते हैं, और हम्म। 124 रैंक लाना वहां से एक ड्रीम होता है एक नीट स्टूडेंट के लिए। क्या 2 ईयर की प्रिपरेशन के टाइम में ऐसा कभी लगा कि मैं ऑल इंडिया रैंक 124 तक अचीव कर पाऊंगा जब स्टार्ट किया था? नहीं, तब तो नहीं लग रहा था, बट फिर रिलेटिवली जब मैं 700 प्लस ला रहा था उस टाइम के पेपर्स में, तो शायद चांस है। वो एम्स दिल्ली वाला ड्रीम तो सबका रहता ही है कि, बट मेरे को उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था कि है तो कॉलेज ही एमबीबीएस, उतना कोई फर्क पड़ता नहीं है कि किस कॉलेज से करो, उसके बाद का फर्क पड़ता है। तो था कि मतलब अगर मेहनत करूँ, थोड़ा बहुत चांस तो है कि मेरी ठीक ठाक रैंक आ जाएगी। उसके बाद अब एमबीबीएस कर रहे हैं यहाँ पे आप एमएमसी कॉलेज से, तो क्या एक्सपीरियंस है यहाँ की? और जैसे आपने बताया कि ये न्यू दिल्ली में है, तो वहाँ के क्या आपको लगता है कि जो आपने सोचा था नीट स्टूडेंट लाइफ में कि एमबीबीएस में ये होता होगा, क्या वो सारे एक्सपेक्टेशन रियलिटी में कुछ डिफरेंट है या फिर सेम ही है? हम्म, एक तो है कि जितना सोचा था कि जितनी ज़्यादा मस्ती कर सकते हैं, मतलब पढ़ाई, कुछ लोग तो बोल देते हैं कि सिंपल ही है, नीट नीट जितनी टफ नहीं है, ऐसा नहीं है, पढ़ाई है। बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि एकदम एंजॉय नहीं कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लाइफ इज रिलेटिवली गुड, अच्छे दोस्त बन रहे हैं काफ़ी हद तक, मतलब कुछ तो होता है, अब बड़े हो जाते हो तो बचपन जैसी दोस्ती तो नहीं बनती, पर अच्छे दोस्त बन रहे हैं। और फिर हाँ, मतलब थोड़ा वो भी हो जाता है कि अब ज़िंदगी में बस बस स्टडीज़ नहीं है, तुम अपना पर्सनालिटी के अदर एस्पेक्ट्स को भी डेवलप करना चाहते हो। एज अ पर्सन यू वांट टू ग्रो इन द पर्सन यू वांट टू बिकम। सो
चल रहा है। सो सीनियर्स कितना सपोर्टिव हैं? सीनियर्स अच्छे हैं, अच्छे सीनियर्स मिले हैं। हेल्प कर देते हैं whenever we want, you help them, they help you, एक अच्छा symbiotic रिलेशन रहता है। और अभी मेन डाउट ये है, मतलब अगर बोले तो इंडिया में ही, कि एलन इतना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। आपने एलन से पढ़ा है, आपको क्या लगता है मेजर इसके पीछे क्या कारण है एलन के टॉप रिजल्ट्स लाने में? क्या स्टूडेंट्स या मैनेजमेंट बोले या फैकल्टी बोले, उनके टेस्ट बोले, क्या आप रेट करना चाहेंगे इनका? एलन का सिस्टम काफ़ी अच्छा है। एलन का प्रॉपर अगर आप फॉलो करो एलन को, क्लासेस जाओ, घर आके वो चीज़ पर रिवाइज करो, वो क्वेश्चंस बनाओ, वो फिर टेस्ट दो, टेस्ट से एनालाइज करो, फिर आगे पढ़ो, रिवाइज करो, फॉलो करो तो लाइक एक बस डिसिप्लिन्ड वे में अच्छे से फॉलो करो, हो जाता है। बस रेजिलियंस रखो, इतना ज़्यादा मत हावी होने दो अब मार्क्स को अपने ऊपर, वो ठीक है, हो जाता है, चलेगा। और फिर हाँ, फैकल्टीज तो अच्छी हैं ही। फिर ओवरऑल सारी ही, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि एकदम पढ़ाने ही नहीं आता है या एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे, ऐसे तुम्हें रेयरली ही मिलेंगे तुम्हें एलन की फैकल्टीज में। हाँ, मतलब थोड़ा बोरिंग हो सकता है लेक्चर, पर पढ़ा समझा तो देते ही हैं। फिर वही है, और फिर अपने रिलेटिवली अपना लेवल अच्छा रखता है एलन, रखता था, अभी भी रखता ही होगा क्वेश्चंस का, टेस्ट का, तो वो रिलेटिवली स्मूथ कर देता है। इसलिए नॉर्मली ऐसा भी रहता है ना कि जो साल पेपर ज़्यादा अच्छे, जो ज़्यादा टफ रहते हैं, जो बेटर लेवल ऑफ नीट रहता है, तो उस साल का एलन का परफॉर्मेंस भी बेटर आपको मिलता है। हाँ, तो बढ़िया है। तो जैसे अब जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर इस पूरे पॉडकास्ट का उनको कंक्लूजन दिया जाए, तो कैसे उनको प्रिपरेशन करना चाहिए कि आपकी तरह टॉप रैंक ला पाए, या फिर बात करें टॉप 100 में रैंक ला पाए, जो 11th से अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं? डिसिप्लिन रहो, कंसिस्टेंट रहो, सेल्फ डिटरमिन्ड रहो, बी द बेस्ट वर्जन यू वांना बी ऑफ योरसेल्फ। आई वोंट से कि बस पढ़ते रहो, तुम अपने कैरेक्टर को डेवलप करो, लोगों से बात करो, बी एन एक्सट्रो ट्राई टू बी एन एक्सट्रोवर्ट, थोड़ा फ़ोन पे लिमिट रखो। इंस्टाग्राम हो सकता है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा नीड नहीं है इस 2 साल में। ट्राई करो, शायद अगर डीएक्टिवेट कर सकते हो तो डीएक्टिवेटेड ही रखो। अम, और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो, बहुत सारे पेपर क्वेश्चंस बनाओ और कॉलेज जाओ। अगर आप नीट की प्रिपरेशन फिर से करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इतने टॉप रैंक लाने के बाद भी, कि अगर ये मिस्टेक्स मैं नहीं करता तो मैं इससे भी अच्छा रैंक डिजर्व कर सकता था? मेरी रैंक का तो मेन फ़र्क बस आखिरी दिन का पड़ा। अगर मैं वही पेपर घर आके बनाऊँ तो कुछ सवाल जो मुझसे नहीं बने वो फिर भी बन ही जाते। तो ऐसा मैं तो नहीं बोल सकता हूँ कि मैं, कुछ हद तक बोल सकता हूँ, अगर एकदम और ही पढ़ाई 2 घंटा और बढ़ा दो दिन के, बाकी चीज़ें ही करना बंद कर दो, तब तो पढ़ने से बढ़ इफेक्ट पड़ता ही है उसका रिजल्ट पे। पर काफ़ी हद तक मेरी रैंक का डिपेंडेंस मेरी होने को, मेरे को एम्स मिल सकता था, मेरी रैंक हज़ारों में भी आ सकती थी, वो आखिर में बस उस दिन का फ़र्क पड़ा। रिलेटिव फ्रेंड्स के बीच में क्या डिफरेंस रहा, जब अश्विक निरंजन केवल एक नीट स्टूडेंट थे और आज एक एमबीबीएस स्टूडेंट है? थोड़ा सा वही होता है, डॉक्टर साहब कैसे हो, बस वही है, ऐसा कोई खास तो फर्क नहीं पड़ा। तब भी प्यार मिलता है, तब भी प्यार मिलता है। अच्छे से रहो, सबके साथ अच्छे से रहो, बना के रखो अपने लोगों।
तो थैंक यू सो मच इतना लंबा पॉडकास्ट देखने के लिए, और आशीष निरंजन भाई आपका भी बहुत थैंक यू सो मच कि आपने इतने बड़े इंसाइट्स दिए, आप नीट प्रिपरेशन की बात किए, और साथ में जो एस्पिरेंट्स मेजर मिस्टेक्स करते हैं उसके रिगार्डिंग बात किया, और टॉप रैंक्स कैसे ला सकते हैं 11 से पढ़ के ऑल इंडिया रैंक 1 2 4 आपने लाए, और कैसे और बच्चे ला सकते हैं, मिस्टेक्स क्या अवॉइड करने चाहिए और कितना कंसिस्टेंट रहना चाहिए जिससे कि वो एक टॉप रैंक्स ला सकते हैं। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही पॉडकास्ट चैनल पे आते रहेंगे, तो बने रहो ऐसी पॉडकास्ट के लिए।